नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मुंबई से विशाखा हर्डीकर मॉल। विशाखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोगों को इसमें से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली हैं। तो विशाखा जी, हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग व आपका एजुकेशन, इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, व ऐसे कौन से लोग रहे हैं जिन्होंने आपको फील्ड के लिए प्रेरित किया है। हाय गोविंद, बातें शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी फैन हूं। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में पता पड़ा है, उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके के बारे में पता पड़ा है। इसलिए कंग्रेचुलेशन फॉर दिस शो। गोविंद, मेरा बर्थ उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। जब 11th-12th में सारे फ्रेंड्स साइंस और मैथ्स ले रहे थे तो मैंने 11th-12th फाइन आर्ट्स पेंटिंग से किया है। मज़े की बात बताऊं, जिस समय मैं 11th-12th में सब्जेक्ट लिया था तब एक गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गर्ल्स के लिए फाइन आर्ट सब्जेक्ट था और मेरे पास होने के 1 साल बाद वो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया था। मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट सिर्फ मेरे लिए ही वहाँ पर ओपन किया गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन इंदौर फाइन आर्ट्स कॉलेज से कंप्लीट किया है पेंटिंग में। फाइन आर्ट्स कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो थॉट्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, उन्हें कोई अलग मीडियम चाहिए। फिर मैंने मुंबई से एनिमेशन फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। आर्ट जर्नी के बारे में क्या बताऊं, मुझे लगता है कि मैंने आर्ट फील्ड को सिलेक्ट नहीं किया, आर्ट फील्ड ने मुझे सिलेक्ट किया। स्कूल टाइम से मुझे पता पड़ गया था कि मैं डिसलेक्सिक हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं थे। क्लासिकल डांस ट्राई किया, क्लासिकल म्यूज़िक ट्राई किया। जब पेंटिंग सब्जेक्ट लिया तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए सबसे अच्छा फील्ड है जिसमें मैं अपनी बात इतनी क्लियरली बोल सकती हूँ। आई टेल यू अ फनी थिंग, और ये डिसलेक्सिक वाली जो बात है वो तारे ज़मीन पर पिक्चर देखने के बाद मुझे पता पड़ी, और रियल लाइफ में शायद मैं छोटी मोटी दरअसल सफारी हूँ। मेरी आर्ट जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: 11th-12th फाइन आर्ट्स का टाइम, ग्रेजुएशन के टाइम, एनिमेशन फिल्म मेकिंग का टाइम। 11th-12th में बहुत सारे आर्ट के सब्जेक्ट थे, पर उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मिनिएचर कॉपिंग। वो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस सब्जेक्ट के कारण मुझे पहली बार पता पड़ा इंडियन मिनिएचर कितना ज़्यादा वास्ट है, और शायद इसीलिए मिनिएचर का इफ़ेक्ट मेरे काम पे दिखता है और डिटेलिंग भी मेरे काम में वहीं से आई है। और एनिमेशन फिल्म मेकिंग ने मुझे अपने कंसेप्ट को बैलेंस करना सिखाया। एक प्रेजेंटेशन और किस तरीके से रखा जा सकता है अपना कंसेप्ट, वो फिल्म की स्टडी करने के बाद मुझे समझ में आया। जी विशाखा जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे आपके काम में बहुत सारे कैरेक्टर दिखते हैं, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे माध्यम में ऐसा लगता है कि वो कुछ कुछ अलग अलग तरह के मीडियम हैं। तो उस मीडियम के बारे में भी आप जानकारी दें, क्योंकि ये नॉर्मली हम देखते हैं तो जैसे कैनवास पे एक्रेलिक व दूसरे कलर्स, ये बिल्कुल पेस्टल जैसा प्रतीत होता है। तो क्या ये पेस्टल है या किस तरह के मीडियम आप यूज़ करती हैं, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ साझा करिएगा, ताकि इस मीडियम के विषय में दर्शकों को और ज़्यादा जानकारी हो सके। वैसे तो मुझे अलग अलग मीडियम ट्राई करना बहुत पसंद है, पर जब मैं मदर बनी और मेरा बेटा क्रॉल करने लगा तो मुझे एक फास्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ी। ऐसे मीडियम की ज़रूरत पड़ी जो जैसे ही मेरा बेटा क्रॉल करके आता है उसको उठाकर फटाफट बंद करके भागा जा सके। तो मैंने ऑयल पेस्टल में काम स्टार्ट किया, क्योंकि ऑयल पेस्टल बहुत ही हैंडी होते हैं और वो छोटी सी जगह में आ जाते हैं। काफ़ी साल तक मैं ऑयल पेस्टल में काम किया है, और फिर धीरे धीरे ऑयल पेस्टल के बाद एक्रिलिक में भी काम स्टार्ट किया। पर मुझे ऑयल कलर्स में काम करना बहुत पसंद है, और अभी ऑयल बार्स भी मैं यूज़ करती हूँ। ऑयल बार्स को ऑयल कलर में मिक्स करके लगाती हूँ, उससे मुझे वो डूडली वाला फीलिंग आता है कि डूडल्स की तरह दिखता है पेंटिंग। वो एक ऐसा नहीं लगता कि ब्रश से बनाया हुआ है। ऑयल बार्स और ऑयल कलर को साथ में कंबाइन करके लगाने से मुझे अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स बनाने को मिलते हैं, और ये ऐसा काम हो जाता है कि आप प्लान नहीं कर सकते। हर पेंटिंग का हर इंच जो होता है वो पेंटिंग पे के ऊपर कलर लगने के बाद ही डिसाइड होता है। तो मुझे वो से प्री प्लान्ड नहीं लगता है। कलर ऑन द स्पॉट होता है, टेक्सचर भी ऑन द स्पॉट ही बनता है। इनफैक्ट कलर कॉम्बिनेशन भी कैनवास के ऊपर ही डायरेक्ट कलर पुट करके मिक्स करके आते हैं, जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और उसी के कारण वो पेंटिंग बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है।
बिल्कुल, इसमें कलर का जो सामंजस्य है वो बिल्कुल अलग ही प्रतीत होता है। तो इसमें ऑयल बार जो एक मेरे लिए तो नया माध्यम है, मैंने अभी जब वृंदावन जी के वहाँ गया था तब मुझे मालूम पड़ा ऑयल बार के विषय में। तो ये बहुत ही खूबसूरत है जो कि कलर मिक्सिंग और एक अलग-अलग जो फॉर्म आप क्रिएट करती हैं वह एक फिगरेटिव जो अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग तरह के कलर्स दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको लगाया है। अच्छा, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस कार्य पद्धति को क्या नाम देते हैं आप? सच बताऊं तो मेरा काम मिनिएचर से स्टार्ट होकर अब पॉप की तरफ आ चुका है। मिनिएचर के डिटेल्स से कब उसमें स्टोरीज आ गई, कब वो डेवलप होते होते उसमें एक्शंस आ गया और कब उसमें टेक्स्ट आ गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। और अब मैं जब अपना काम देखती हूँ तो उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉप दिखता है मुझे। जी बिल्कुल, आपके काम में एक पॉप का समावेश तो दिखता ही है। और दूसरा ये जो आप जो सब्जेक्ट आप लेती हैं वह ऑब्जेक्ट का चुनाव करती हैं अपने पेंटिंग में बनाने के लिए, वह जो सब्जेक्ट दिखता है वो किस तरह से आप चुनाव करती हैं, इस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ साझा कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट हैं। और किस तरह के माइथोलॉजिकल चीज़ों को लेके भी आप काम करती हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी चीज़ों को लेके भी आप काम करती हैं, किस तरह से आप मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को, इस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मुझे लगता है मेरा पेंटिंग सिनेमा से सबसे ज़्यादा क्लोज है। सिनेमा में एक वर्ल्ड होता है और मैं भी एक वर्ल्ड क्रिएट करती हूँ, और इस वर्ल्ड में सारे कैरेक्टर होते हैं, वो सब मेरे बनाए हुए होते हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि उन्हें क्या करना है। मैं एक तरीके से एक मेटावर्स क्रिएट करती हूँ, जिसे विशाखावर्स भी कहती हूँ। इस विशाखावर्स में सारे कैरेक्टर मेरे तरीके से काम करते हैं। उस वर्स में मोनालिसा भी होती है, उस वर्स में उमराव जान भी होती है। इस वर्स में राम, हनुमान, कृष्ण, इन सब के साथ गांधी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मेटावर्स क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जो नए काम है वो इसी प्रोसेस की तरफ जाते हुए दिखेंगे आपको। आई एम प्लानिंग फॉर अ न्यू एग्जीबिशन, और ये NFT प्लेटफॉर्म पे होगा। ये अपने जैसी एक अलग ही एग्जीबिशन होगी, और इस एग्जीबिशन में सारी की सारी पेंटिंग्स क्रिप्टो में सेल की जाएंगी। और ये एग्जीबिशन में काम जो होंगे वो फिज़िकल और डिजिटल दोनों ही तरीके के काम होंगे, और जिसको हम फिजिटल बोलते हैं। मैं मेरी न्यू अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी, नए अपकमिंग शो के लिए आपको अग्रिम बहुत सारी बधाइयाँ, और आप खूब ऊंचाइयों को छुए। और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, इस तरह से डिजिटल करेंसी भी होती है जिसका नाम आपने अभी लिया, तो इस विषय में अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ठीक से। धीरे धीरे जब और हम इस चीज़ की ओर आगे जाएंगे तो ज़रूर बात करेंगे उस विषय में। अच्छा, बहुत से जो नए स्टूडेंट्स जो ये वीडियो या ये शो देखते हैं, जो रेगुलर, उन लोगों को कुछ ना कुछ अनुभव होता ही है, ये श्योर है। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्टों के अनुभव उनको सुनने को मिलते हैं, तो बहुत कुछ उनको ज्ञानवर्धन तो अवश्य होता ही होगा। तो आपका क्या मैसेज है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं, व अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिए हैं और इस फील्ड की ओर काम कर रहे हैं? तो उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज दीजिए जो उनको जीवन में काम आए। जो अभी न्यू आर्टिस्ट है, जो अभी अभी इस आर्ट फील्ड में आए हैं, उन्हें मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आर्ट बना लेना, अमेजिंग आर्ट बना लेना ही काफ़ी नहीं है। वह तो सिर्फ 50% काम है। पेंटिंग का वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, मीडियम भी चेंज होता जा रहा है। और अब ये जो नया वर्ल्ड आने वाला है वो सारा डिजिटल में कन्वर्ट होगा, जिसमें मेटावर्स होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा, वास्ट होगा। मेटावर्स, NFT, ये सब नए वर्ड्स हैं, बट ये अभी बिल्कुल रिलेवेंट वर्ड है। इनके बारे में अगर हमें पता नहीं होगा एज एन आर्टिस्ट, तो हम डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आर्टिस्ट के लिए थॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर न्यू मीडियम्स के बारे में अपडेट रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जी, बिल्कुल, ये डिजिटल वर्ल्ड है और धीरे-धीरे ये हमारे एक फ़िंगर पॉइंट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जैसे कि आपको अगर इन चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये मेरे ख़्याल से आने वाले समय में इसी तरह के जो एक चीज़ें हैं, जो डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है, इसके लिए अगर हम अभी से सहभागी नहीं बने तो हम कहीं न कहीं पीछे छूटते जाएँगे, ये ऐसा लगता है। वो एक जनरेशन जो आज गूगल वर्ल्ड में काम कर रही है, वह एक फ़िंगर टच पे ही सारा कुछ अवेलेबल है। तो हमें भी अपनी जानकारियों को उतनी दुरुस्त करना चाहिए कि क्या है ये सब चीज़ें। और इतना समय आपने निकाला इस बातचीत के लिए, उसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मन लगा के इस प्रोग्राम को देखते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं। और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी आप दूसरों से शेयर करेंगे उतना प्रमाण में आपको मिलेगा, ये तो श्योर है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सराह रहे हैं। उससे हमें और प्रेरणा मिलती है और नए-नए तरीके के सवाल अपने विषय में, और दूसरे कुछ भी आपके मन में ऐसी दुविधा हो, कुछ भी प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। हम आर्टिस्ट तक उन बातों को ज़रूर पहुंचाएंगे और आपका वो समाधान ज़रूर करेंगे। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें भी नहीं पता, पर आप लोगों को पता है, किसी और को पता है। अगर वो जानकारी आप शेयर करेंगे तो हमें उस चीज़ का भी ज्ञान होगा, हम दूसरे आर्टिस्टों भी पूछ सकते हैं, दूसरे आर्टिस्टों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मुलाकात होती है। अब तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।